साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं अगले साल की शुरुआत में देश में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में सियासी पारा हाई होना स्वाभाविक है। इससे पहले विपक्षी दलों में एकजुटता की कोशिशें तेज हो गई हैं। 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस, जेडीएस, राजद से लेकर टीएमसी, सपा, डीएमके तक के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में गठबंधन की रूपरेखा तैयार हो सकती है। ये भी तय होगा कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कैसे भाजपा को घेरना है, इसको लेकर भी मंथन होगा। आइए इस बैठक के एजेंडे और इसके असर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विपक्षी एकजुटता के लिए अब तक क्या क्या हुआ है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ हुई मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक में विपक्षी एकजुटता को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। अब उसी फॉर्मूले के सहारे विपक्ष के अन्य दलों को एक साथ लाने की कोशिश हो रही है। इस फॉर्मूले पर अंतिम मुहर तब लगेगी जब एक साथ सारे विपक्षी दलों के नेता बैठक करेंगे। इस फॉर्मूले में जो अहम बिंदु हैं वो एक एक करके सिलसिलेवार समझते हैं। पहला बिंदु, भाजपा के खिलाफ वैचारिक एकजुटता। नीतीश कुमार ने खड़गे और राहुल से मुलाकात के दौरान ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष को वैचारिक तौर पर एकजुट होना होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की राय एक है। इन्हीं मुद्दों के सहारे सभी को एक होकर भाजपा से लड़ना होगा। राहुल और खड़गे ने भी इसे स्वीकार किया। दूसरा बिंदु, विपक्षी एकता की अगुवाई कांग्रेस करे। नीतीश ने ही इसका प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ही विपक्ष के सभी दलों की अगुवाई करनी चाहिए। उनके नाम को लेकर चर्चा होती रही। हालांकि अब कन्वीनर के तौर पर सोनिया गांधी का नाम बहुत तेजी से आगे आया है। ये भी है बात कि सभी के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए, ये बात भी कही गई थी। तो कुल मिलाकर ये है कि सबको साध कर कौन चले, और सबको साधने का अनुभव अभी यूपीए 1, यूपीए 2 के दौरान तो सोनिया गांधी को रहा है। यूपीए की अब भी कन्वीनर हैं, तो एक गठबंधन वो चला रही हैं। इस गठबंधन में ही नए दल शामिल होते हैं या नए सिरे से गठबंधन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तीसरा बड़ा फॉर्मूला, जो तीसरा बिंदु है, वो चुनाव में सीट बंटवारे का फॉर्मूला है। नीतीश ने कहा कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में दबदबा हो वहां उसे लीड करने दिया जाए। मसलन बिहार में आरजेडी, जेडीयू का प्रभाव है। ऐसे में यहाँ की ज्यादातर सीटों पर इन्हीं दो पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएं। इसके अलावा अन्य पार्टियां जिनका कुछ जनाधार हो उन्हें भी कुछ सीटों का मौका दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर मसला यूपी में और तृणमूल कांग्रेस के साथ में पश्चिम बंगाल में फंसता है, क्योंकि वहाँ तो ममता बनर्जी कहती हैं सीधा मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। तो ऐसे में बीच में नहीं आना चाहिए कांग्रेस को। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी आमने सामने दिखाई देते हैं, क्योंकि मायावती फिलहाल इस विपक्षी एकजुटता में नहीं है, तो सपा को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो ये बात सही भी साबित होती है। लेकिन बिहार में और पश्चिम बंगाल दो ऐसी जगह है जहाँ पर कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर उनका कोई एजेंडा चला तो उनका जिस तरह का कार्यकर्ता यहाँ पर रहा है हमेशा से, बहुत लंबे समय से वो चुनाव में लड़ते रहे हैं, कुछ सफलता भी मिलती रही है। उपचुनाव में हाल में कांग्रेस को सफलता मिली पश्चिम बंगाल में। तो इसीलिए कांग्रेस यहाँ पर एकदम से कोई निर्णय लेने की स्थिति में दिखाई भी नहीं पड़ती। लेकिन ये एक फॉर्मूला रखा गया है कि आपको जिस राज्य में जो स्थानीय दल मजबूत दिखाई पड़ता है उसका सहयोग करना चाहिए, उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए। स्वाभाविक भी लगता है कि अगर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। यूपी में सपा को ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस लीड कर सकती है। जहां विवाद की स्थिति बने वहां आपस में बैठकर मसला हल किया जाए। कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले के दम पर विपक्ष 543 लोकसभा सीटों में से करीब 450 सीटों पर सीधे मुकाबले की तैयारी में है। मुद्दे जिन पर विपक्ष की एक राय है वो क्या क्या है। पहला, विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की कार्यवाही है। बार बार उठता है ये मुद्दा। इस वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर केसीआर हालांकि इस विपक्षी एकजुटता के मंच में शामिल नहीं है, लेकिन वो इस जांच के दायरे में है। तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर केसीआर, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक कई मामलों में फंसे हुए हैं। और ये बार बार केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित बेजा इस्तेमाल की बात कहते रहे हैं। इसको एक मुद्दा बनाया जाता रहा है विपक्ष की तरफ से। इसमें शरद पवार को भी शामिल कर लीजिए। हालांकि उनके एनसीपी का बड़ा धड़ा जो है वो अब एनडीए के साथ में जा मिला है इसी विपक्षी एकजुटता के मंच से। पहले में तो सबसे ज़्यादा आरोप उन पर लगाए जा रहे थे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सभी दलों की राय एक है। सभी ने इसके खिलाफ सरकार पर हमला भी बोला है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी जो है एक मत दिखाई पड़ते हैं। विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है। सरकार पर सांप्रदायिक
सांप्रदायिक होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में इस मुद्दे पर भी विपक्ष सहमति बना सकता है। तीसरा है जाति की सियासत पर। विपक्षी दल भाजपा के हिंदुत्व को जातिगत राजनीति से तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हर राज्य में विपक्षी दल जातिगत आरक्षण को बढ़ाने, जातिगत जनगणना कराने जैसे मुद्दे उठाएंगे। गठबंधन के बाद क्या होगा, बड़ा सवाल है। एनसीपी चीफ शरद पवार खुद इसके बारे में बता चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष के सभी दलों ने गठबंधन करने का फैसला ले लिया है। अब सभी भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। 23 जून को बैठक के बाद सभी दल अपने अपने क्षेत्र में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने की तैयारी में थे, लेकिन महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने विपक्ष की योजना पर ब्रेक लगा दिया। राजनीतिक जानकार अब ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता पर महाराष्ट्र की उठापटक का सीधा असर होगा और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिलेगा। अब देखिए, सहानुभूति के लिए उद्धव भी निकले जमीन पर, शरद भी निकले हैं। देखना होगा कि इनको जनता की सहानुभूति मिलती है, नहीं मिलती है। क्या ये दांव उल्टा पड़ेगा, महाराष्ट्र की जनता इस सियासत को खारिज करेगी? ऐसी भी बहुत सारी बातें महाराष्ट्र में हो रही है। तो विपक्षी एकजुटता का जहां पर प्रश्न आता है और जहां पर शरद पवार और उद्धव के प्रदर्शन का, ये दोनों अलग अलग हैं। अभी प्रदर्शन के पहले विपक्षी एकजुटता में अपनी दावेदारी दिखाना है, तो वहां पर कमजोर होगी दोनों की दावेदारी, क्योंकि दोनों के दल टूट चुके हैं। ऐसे में सीटों को लेकर कहीं कोई उलझन ना हो जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस बीच पश्चिम बंगाल की हिंसा पर भी जमकर कांग्रेस को टीएमसी नेता घेरते दिखे, जिसे लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हुई है कि क्या फिर विपक्षी एकजुटता की रस्सी कमजोर होगी। तृणमूल कांग्रेस का क्या अभी स्टैंड देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का भी स्टैंड है। हालांकि मैंने एक डिटेल रिपोर्ट में आपको बताया है कि सोनिया गांधी ने बैठक से ठीक एक दिन पहले डिनर पर केजरीवाल को भी आमंत्रित किया है, उनको भी आमंत्रण बैठक का दिया गया है। तो दोनों ही चीजें, उनका स्टैंड भी देखने जैसा होगा। अब 17 जुलाई को बेंगलुरु की बैठक में कौन से दल आते हैं, 24 दलों के आने का दावा किया जा रहा है। भेजा तो गया है इनविटेशन, इनमें से कितने आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बैठक के बाद क्या तस्वीर होगी ये भविष्य के गर्भ में छिपा है, पर इतना तो तय है कि विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ लामबंदी की तैयारी की है और ये सभी को समझ में आ रहा है कि इसी तरीके से 2024 का चुनाव लड़ा जा सकता है। माना जा रहा है कि अगर ये सभी दल मिलकर चुनाव लड़े तो संभव है कि भाजपा को इससे नुकसान उठाना पड़े, पिछली बार जैसा प्रदर्शन ना हो। हालांकि इसको लेकर भी दो पहलू हैं। पहला ये कि क्या वाकई में सभी विपक्षी दल एक साथ लड़ पाएंगे, दूसरा ये कि क्या इन दलों के कार्यकर्ता और नेता भी एक दूसरे की मदद करते दिखाई देंगे जमीन पर। अगर इन दलों के वोट ट्रांसफर नहीं हुए तो विपक्ष को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जैसा कि 2019 में सपा और बसपा के साथ हुआ था। तब बसपा को सपा के वोटर्स का साथ तो मिल गया, लेकिन बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो पाया था। ये कुछ बहुत ही तकनीकी पहलू हैं जो इस विपक्षी एकजुटता के केंद्र में कहीं ना कहीं रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये एजेंडा है, कुछ मुद्दे हैं और क्या हो सकता है बैठक के बाद, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।